हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं और इसकी एक रिवीजन क्लास भी ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जहां आप कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं तो कुछ आए हुए प्रीवियस न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, जहां आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और ये न्यूमेरिकल आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार भी हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन लिंक में एक शीट शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया होगा और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया होगा। ऐसी और भी मैं प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, तो उसको भी प्रैक्टिस करिए। यहाँ मैं डाउट भी बता रहा हूँ और जो भी क्वेरी आएंगी आप वो मुझसे पूछते भी जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल में देखें तो पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ मैंने लैंग्वेज उसका नहीं लिखा, मैं सीधे उसके कंटेंट पर आता हूँ। आपको यहाँ दो वायर दिए हुए हैं, देख सकते हैं। एक वायर जो है इसका नाम है x, जिसकी लेंथ l है, और दूसरा वायर y जिसकी लेंथ 2l है। दोनों का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन कई टाइप से बन जाता है, सॉल्यूशन उसका एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके कई हो जाते हैं। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस वायर का रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। याद रखिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो वायर हैं सेम मटेरियल के हैं, यहाँ मटेरियल अलग अलग नहीं होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस रेजिस्टेंस का, किस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा, दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रेशियो होगा या दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, मतलब एक का रेजिस्टेंस दूसरे से कितने टाइम्स ग्रेटर या लेसर होगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ कई टाइप के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी है, जब आपको रेजिस्टेंस की बात दी है, यानी यहाँ हमें रेजिस्टेंस का रिलेशन चाहिए। अब आर के आपने कौन कौन से रिलेशन पढ़े हैं जहाँ ए और एल आता हो, तो हम ओम्स लॉ के लास्ट में पढ़ चुके थे। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। ओके, अब ये आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो क्या था? रो थी मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब दोनों ही वायर सेम मटेरियल के हैं तो यहाँ रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों में एक सी। ओके, अब हमारा जो एक्स वायर है उसकी लेंथ है एल और वाई वायर है उसकी लेंथ है 2l। ओके, तो अगर हम बात करें एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं आर एक्स, यानी एक्स वायर का रेजिस्टेंस, रिलेशन रो एल बाय ए। यहाँ में रखना क्या है? लेंथ उसकी एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहेगा। ऐसे ही सेकेंडरी वायर हमारा जो वाई है उसका रेजिस्टेंस आर वाई, फिर से रो एल। अब यहाँ इसकी लेंथ कितनी दी है? 2l, तो हम यहाँ लिख देंगे 2l बाय ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के ही एक से है। याद रखिए, जब भी आपको कंपेयर करने को आएगा आपको एक ही काम करना है, रिलेशन ढूंढिए, कोई ना कोई कॉमन रिलेशन जरूर होगा और उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ हम किसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं? रेजिस्टेंस का। बस अब हमें क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमारी एक इक्वेशन ये थी, सेकेंडरी इक्वेशन ये। अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू रखेंगे आर रो एल बाय ए डिवाइड रो 2l बाय ए। ये रो से ये रो कैंसिल हो, एल बाय ए दोनों जगह कॉमन था। फाइनली हमारे पास रिलेशन आया 1/2, यानी कि हम इससे कह सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स बाय आर वाई इज इक्वल टू 1/2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, सॉरी आर वाई इज इक्वल टू 2rx। यहाँ हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि जो सेकेंडरी वायर है उसका रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर से डबल होगा, इसके रेजिस्टेंस का डबल होगा। अब देखिए, अगर हमें डिस्क्रिप्शन में ये सॉल्व करना है, अगर ये मान लीजिए 2 मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो हमें पूरा पैटर्न फॉलो करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, इतना हम प्रोसीजर नहीं रखेंगे क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ आंसर को टिक करना होता है। तो उसके लिए हमारा फंडा क्या रहेगा? तो इस रिलेशन को, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रिलेशन हमने जब ड्राइव किया था तो यहाँ एक चीज़ हमने कही थी कि जो रो जो है ये कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ जो रिलेशन है लेंथ और एरिया का वो ऐसा था। ठीक,
अब सबसे बड़ी बात, पहचान हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सा है। मान लीजिए 2 वायर थे तो एक R1 L1 A1 और ऐसे दूसरे वायर का रिलेशन भी क्या होगा, R2 प्रोपोर्शनल L2 बाय A2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन हमारा वही है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। R1 बाय A1 और यहाँ डिवाइड में ये आएगा तो A2 बाय L2। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे बहुत काम का आएगा। अब देखिए इसी रिलेशन से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, जब लेंथ के बीच रिलेशन होगा, एरिया एक से थे तो ये सेक्शन तो हमारा पहले ही कट हो गया। हमारा रिलेशन किसके बेस पर बचा था, लेंथ के। और हम लेंथ में क्या सीख चुके थे, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। जिसकी लेंथ L है और जिसकी लेंथ 2L है तो 2L वाले का रेजिस्टेंस L वाले से तो डबल होना ही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, लेंथ जिसकी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, कितना ज़्यादा, प्रोपोर्शनल टर्म। ये L है ये 2L है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं L से L कैंसिल, यहाँ रिलेशन डबल। तो बड़े वाले वायर का रेजिस्टेंस छोटे वाले वायर से क्या आएगा, डबल। तो यहाँ हमारे इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। इनके बीच रेशियो 1/2 का, एक की लेंथ दूसरे की डबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो सेकेंडरी वायर यानी Y वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ कई सारे क्वेश्चंस आपको बना के दिए जा सकते हैं। हो सकता है साथ में एरिया भी दे दे, इसका एरिया A, इसका एरिया A/2, तब हमारा आंसर कुछ और बदल जाएगा। लेकिन फंडा हमारा यही रहेगा, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही काम का रिलेशन हमारे लिए हमेशा रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो यहाँ मैंने एक सर्किट दिया हुआ है ये आपको मैंने जो अभी शीट शेयर की है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो सर्किट है उसमें क्वेश्चन ये है, यहाँ आप पहले सर्किट देख लीजिए। सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम के। यहाँ पर एक एमीटर है, आप जानते हैं एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। साथ ही साथ ये बैटरी, ये जो टर्म है ये बैटरी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 3 वोल्ट की। और ये जो साइन है ये स्विच का है, यानी यहाँ से सर्किट को हम ऑन ऑफ करते हैं, सर्किट पूरा करते हैं और ब्रेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, पहला तो ये। दूसरा क्वेश्चन, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी अगर इस वोल्ट मीटर को A और B की बजाय B और C में कनेक्ट कर दिया जाए। तो पैटर्न एक ही है, आप बहुत सारे आंसर बना सकते हो। सॉल्व करने का तरीका हमें समझना होगा। ओके, तो सॉल्व करने के तरीके के लिए तो सबसे पहले आप माइंड में रखिए, जब भी आपको सर्किट दिया जाए हमारा एक ही टारगेट होगा, सबसे पहले उस सर्किट में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो देखिए पहले पहचानिए, सर्किट हमारा कैसा है, सीरीज। कौन सा वैल्यू यहाँ कॉमन होगी, सीरीज में क्या कॉमन, करंट कॉमन। तो सबसे पहली बात यहाँ करंट कॉमन आएगा। ठीक, इसका मतलब हमें एक कॉमन करंट की वैल्यू निकालनी होगी। वो करंट की वैल्यू कौन रीड करेगा, एमीटर। इसका मतलब करंट यहाँ से जब चलना स्टार्ट होगा, ये हम जानते हैं कि करंट टर्मिनल के प्लस से डायरेक्शन होती है, माइनस की तरफ करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ फाइनली आ जाएगा। तो ये करंट यहाँ से होते हुए एमीटर तक आएगा। जब एमीटर में करंट एंटर करेगा तब एमीटर इसकी रीडिंग देगा। और ये रीडिंग कैसे आएगी, ये रीडिंग डिपेंड करेगी इन 3 रेजिस्टेंस के कारण। तो ये जो 3 रेजिस्टेंस है वो करंट की वैल्यू को अफेक्टेड करेंगे। कैसे अफेक्ट करेंगे, तो हम उनको एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन दिया हो हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं हमें पता है, सीधा सीधा उनका सम करते जाते हैं। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 + 3 + 2। ओके, सीधा सीधा इनको जोड़ते हैं, ये कितना हो गया, 6 ओम। ओके, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ है, यानी अगर ये 3 रेजिस्टेंस एक साथ हैं तो मिलकर ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो करंट को अफेक्ट करने वाला फाइनल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हुई, 6 ओम। अब बस हमारा फंडा क्लियर है, हमें अब क्या फाइंड करना है,
हमें फाइंड करना होता है करंट। करंट फाइंड करना है, गिवन क्या क्या है अब हमारे पास, यहाँ वर्किंग में आने वाला टोटल रेजिस्टेंस, करंट में पोटेंशियल तो चाहिए है, वो भी हमें गिवन है 3 वोल्ट। अब इन तीनों के रिलेशन को हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R। बस हमारा टारगेट क्या है, करंट चाहिए होगा हमें पहले। सो I इज इक्वल टू V की वैल्यू है 3 वोल्ट और R की वैल्यू 6 ओम, 1/2 एम्पियर, ये हमारे करंट की वैल्यू हुई। यानी इस पूरे सर्किट में जो फाइनल करंट होगा वो 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर का होगा। ओके, यहाँ तक हमने किया। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में करंट की वैल्यू भी निकालने को कहा जाए, तो ये हमने निकाल ली। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये था कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, कब, जब वो कनेक्टेड होगा B और C पर। तो दोनों रीडिंग हम निकालेंगे, AB पर भी BC पर भी निकाल लेंगे। तो अब रीडिंग की बात आती है, तो पहले तो हमारा टारगेट था करंट। एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, 1/2 एम्पियर। इतना हमारा काम हो गया, इसका एक पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जहां वो कनेक्ट होगा वहां, तो पहले समझिए वोल्ट मीटर कनेक्टेड है हमारा AB टर्मिनल पर, यानी कि करंट यहां से जो भी पास होगा वो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सीरीज में क्या ड्रॉप होता है, पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो सीधी बात है, हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू। इसको ऐसे मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ये R1 है हमारा, यहाँ पोटेंशियल जो भी होगा V1 होगा। ये R2 है, यहाँ पोटेंशियल V2 होगा। और ये R3 है, यहाँ पोटेंशियल V3 होगा। अब बिल्कुल फंडा क्लियर है, सीरीज़ में करंट कॉमन, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, करंट क्या होगा कॉमन, कितना, 1/2 एम्पियर। अब आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना। तो V1 इज इक्वल टू, फिर से हमारा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR, सो I इंटू R1, I कितना 1/2, R1 1, सो ओवर 1/2 वोल्ट। तो अगर हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग जहाँ अभी सर्किट है वहीं पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी 1/2 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में तो आएगा कि वोल्ट मीटर को हटा के हमने BC पर कनेक्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ से ऐसा कनेक्ट किया, ये भी इसका कनेक्शन बन सकता है, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें ऊपर दिखाई दें। BC पर जब कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो इसकी रीडिंग तो बिल्कुल सिंपल टर्म है। BC पर कनेक्ट किया तो यहाँ का वही निकालना है, V निकालना है, R आपको पता है, हमें करंट भी पता है। सो BC के केस में V2 इज इक्वल टू I R2। तो यहाँ क्या होगा, I की वैल्यू 1/2 और R2 यानी 3, तो 3/2 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा। तो यहाँ कितना होगा 1.5 वोल्ट का यहाँ पर। ऐसे ही चलिए आपके नॉलेज के लिए हम यहाँ का भी देख लेते हैं, V3 कितना होगा। सो V3 इज इक्वल टू I R3, फिर से 1/2, R3 हमारा 2, यहाँ कितना बना 1 वोल्ट। ओके, तो देखिए V1 0.5 वोल्ट, V2 1.5 वोल्ट, V3 1 वोल्ट। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता था, पोटेंशियल। हमने जब इसका रिलेशन ड्राइव किया था तब क्या पढ़ा था कि जो डिवाइड हो उसको ही लेके चलेंगे। तो हमें पता है टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम, जितने रेजिस्टेंस उतना पोटेंशियल। और अब आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, ये आपके क्रॉस चेक के लिए कि हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है। इसको अगर आप सम करते हैं तो ये कितना बन रहा है 3 वोल्ट। अब आप खुद देखिए, टोटल पोटेंशियल तीनों में डिवाइड हुआ और इनका सम भी 3 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारा ये वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, ये पहचान होगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जब भी सर्किट दिया जाएगा सबसे पहली बात उसमें कॉमन रिलेशन ढूंढेंगे। सीरीज में कनेक्ट है तो करंट कॉमन, पैरेलल में होता तो पोटेंशियल कॉमन। जो कॉमन है तो अगर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसको पहले निकालेंगे। निकालने के लिए इक्विवेलेंट वैल्यूज बनाना सबसे ज़रूरी होती है।
तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको करते चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। मतलब आपसे सब बनता है, आपको सब पता है, फिर भी आप उसे गलत कर देते हैं। तो वो है हमारे वायर की डायमेंशनल चेंजेस पर बेस्ड। रेजिस्टेंस ही पूछा जाएगा, लेकिन वायर के डायमेंशन के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की जाएगी। तो पहले टाइप का क्वेश्चन, यहाँ भी मैंने 2 कंडीशन डिस्क्राइब की हैं, यहाँ मैंने इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी। क्वेश्चन ये है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है और कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ओके, वो वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात ही नहीं की जाएगी। एक वायर है जिसकी कोई लेंथ L है। अब इस वायर को खींच के डबल लेंथ का कर दिया गया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। यहाँ अब हम क्या गलती करते हैं कि हम जल्दबाजी में देखते हैं कि लेंथ डबल और हम कहते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, तो सीधा आंसर कर देते हैं कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, वहीं हम गलत हो जाते हैं। यहाँ आपने एक बेसिक पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये 2 टाइप की लैंग्वेज में आएगा। एक केस में वो आपसे कह सकता है किसी वायर को खींच के डबल किया गया, एक वायर था उसको खींच के लंबा करके डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, जो भी केस है। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक वायर L लेंथ का था, उसी में एक और उसी लेंथ का वायर जोड़ दिया और अब फाइनल लेंथ डबल हो गई। दोनों ही देखने में एक से लगते हैं कि वायर की लेंथ तो 2L है ना, यहाँ भी 2L हुई और यहाँ भी 2L हुई, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें समझना है। तो देखिए, इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स। अगर क्वेश्चन में वायर को खींच के लंबा किया गया या कंप्रेस करके छोटा किया गया तब केस अलग होगा, और अगर हम उतनी ही क्वांटिटी का वायर जोड़ते हैं या आधी क्वांटिटी का वायर काट देते हैं, कंप्रेस नहीं किया, काट के छोटा कर दिया, तब केस क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको इमेजिन करिए, जब आप किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, एक इलास्टिक को ही देखें, एक आपके पास पर्टिकुलर इतनी थिकनेस की कोई इलास्टिक हो, आपने उसको पकड़ के खींचा, तो आप ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है उसकी विड्थ कम होती जाती है। यानी अगर कोई वायर मोटा होगा उसको आप खींचोगे तो वो पतला भी होता जाता है। इस केस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी वायर को खींच के लंबा कर रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। क्यों? उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाएगा। तो हमने मान लिया पहले केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था, दूसरे केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा। ये बात कंफर्म है कि A2 A1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ बड़ी हो गई है पहले केस में लेंथ। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। अगर हम इस केस की बात करें, मैंने यहाँ ये मार्क बना दिया कि हम पहले इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले वायर की लेंथ L1 वो L है और दूसरे केस में वायर की लेंथ L2 वो पिछली वायर की डबल हो गई। पहले केस में एरिया A1 और दूसरे में एरिया A2। अब हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, A1 और A2 के बारे में हमें नहीं पता। ठीक, तो यहाँ फिर से वही फंडा याद रखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, कोई भी रिलेशन ड्रॉ करना हो, तो एक बात का ध्यान रखना, उनमें कहीं ना कहीं एक कॉमन रिलेशन जरूर होता है और हमें वो कॉमन रिलेशन ही ढूंढना होता है। अगर हमने कॉमन रिलेशन ढूंढ लिया हमारा पूरा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब वो कॉमन रिलेशन क्या है? तो देखो, अगर ये वायर आपके पास था तो आपने इसको पकड़ के लंबा कर दिया, ठीक है, आपने उसको दबा के छोटा कर दिया, यहाँ तक कि आपने उसको तो मेल्ट करके कोई और शेप में बदल दिया, लेकिन क्या वो मटेरियल, वो मेटल कम ज़्यादा हुआ? नहीं हुआ। आपके पास अगर इतना सा एक मेटल का पीस है, ये है हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक, इसका कुछ मास होगा, कुछ थिकनेस है, हमने इसी मेटल के ब्लॉक को खींच के लंबा वायर बना दिया, इसी मेटल के ब्लॉक को खींच के एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी, तो क्या मेटल कम हुआ? कभी मेटल कम नहीं हुआ। तो ये जो क्वांटिटी है जो कभी बदली नहीं वो है वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक शेप से दूसरे शेप में बदलेगा, एक एरिया से दूसरे एरिया में बदलेगा, हमेशा कॉमन क्या रहेगा? वो रहेगा वॉल्यूम। तो ये हमारा एज अ कॉन्सेप्ट काम करेगा। वॉल्यूम जो होगा
वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक बस अब यहाँ एक और चीज़, शायद आप बार बार इसको भूल सकते हैं, वॉल्यूम जो बनता है, मैथ में थोड़ा जाएंगे, आपने 9th में पढ़ लिया है क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है हमारे स्क्वायर को मिला देते हैं 3D में, यानी स्क्वायर वाली शीट्स होती हैं उनको हम मिला देते हैं तो बन जाता है क्यूब। यहाँ देखें तो एक स्क्वायर होता था, इसका एरिया कितना होता था, अगर इसकी लेंथ हम a मानते हैं तो ये एरिया होता था ए स्क्वायर, साथ में एरिया वॉल्यूम क्या होता था, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ ये h क्या है, ये भी a होता था, तो हम फिर से h का मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये बन जाता था a क्यूब। अब इसको थोड़ा समझिए, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम उसका एरिया और उसकी हाइट या लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, हाइट या लेंथ, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमेशा याद रखिएगा, एरिया इनटू लेंथ। ये हमारे काफ़ी काम का रिलेशन है। तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो उससे पर्टिकुलर बनने वाला एक फेस का एरिया और हाइट या लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तब भी वॉल्यूम बनता है। 9th में आपने ऐसे फॉर्मूले याद किए थे, आपने शायद फॉर्मूले याद किए होंगे, इनको आप फिर से एक बार देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट लगता है। क्यूब का एरिया, क्यूबॉइड का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सभी एरिया इंटू लेंथ ही बनते हैं। उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ देखें, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट, यानी पहले केस में वॉल्यूम और दूसरे केस में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। सो V1 और V2 वो हर केस में क्या होगा, एक ही V। अब V यानी कि एरिया इंटू L1, A2 इंटू L2। ठीक, बस सारा रिलेशन हमें यहाँ फिट कर देना है। A1 हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, L1 क्या है L, A2 L1, L2 क्या है 2L। अब देखिए आपका कितनी आसानी से हमारा रिलेशन ड्राइव होता जा रहा है। A1 बाय A2 2L बाय L, ये L कैंसिल, हमारे पास बचा 2, या ऐसे कहें A1 इज इक्वल टू 2A2। ये रिलेशन ड्राइव हो गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन की कंडीशन क्या हो गई, जो L1 है, जो केस बन रहा है हमारा, उसको समझिए। पहले लेंथ L थी, अब 2L, और पहले एरिया जो था अब बदल गया, यानी पहले एरिया बड़ा था वो A1 था और छोटा एरिया क्या हो गया A2, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब जो नया एरिया बना वो पुराने एरिया का आधा हो गया। हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। अब रेजिस्टेंस हमें पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। पहले केस का रेजिस्टेंस R1 था, सेम मटेरियल है, L1 बाय A1। दूसरे का, दूसरी कंडीशन में रेजिस्टेंस R2 L2 बाय A2। रख दीजिए सारी वैल्यू, रो L यहाँ हम रख देते हैं A1 और रो 2L, और यहाँ से हम क्या रख देते हैं, या तो A2 की वैल्यू रख दें या फिर यहाँ A1 की वैल्यू रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आपका आसानी से रिलेशन ड्राइव होगा ही। अगर हमने A1 की जगह A2 रखा तो यहाँ पर सेकंड केस में हमें A2 ही रखे रहना है। बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, R1 बाय R2 रो L बाय 2A2 डिवाइडेड बाय A2 रो 2L। ये हमारा A2 कैंसिल, ये हमारा L कैंसिल, ये रो कैंसिल, और हमें यहाँ से क्या मिला 1/4, या फिर R1 बाय R2 इज इक्वल, ओके। सो R2 इज इक्वल टू 4R1, यानी सेकेंडरी केस में, दूसरे केस में रेजिस्टेंस पिछले रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं, आप तो गलती से आंसर डबल कर रहे थे, जबकि वो क्या हो गया 4 टाइम्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है, क्या हमने वायर को खींच के लंबा किया है, अगर खींच के लंबा किया है तो एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा, और एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा तो हमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लेना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल टर्म भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है उसको खींच के डबल लेंथ का कर दिया गया, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप 2 ओम है तो 4 इंटू 2 8 ओम हो जाएगा डायरेक्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार हो रहा है। अब इसका सेकेंडरी केस, इसको अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है।
सेकेंडरी केस में हमारे पास क्या है कि हमने उतने ही लेंथ और एरिया का एक वायर और जोड़ दिया। अब यहां क्या बात हुई, यहां एरिया बदला ही नहीं, यहां सिर्फ क्या बदली है, लेंथ। अब आप यहां कह सकते हो कि सेम मटेरियल और सेम एरिया का वायर है, तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 2L। ठीक है, सो सेकेंडरी केस को हम डायरेक्ट अब हम बता सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L, सो R2 क्या हो जाएगा, 2L। पिछली लेंथ L थी, सो R2 2L, यानी R2 इज इक्वल टू 2R1। यहाँ रेजिस्टेंस डबल होगा कब, जब हमने वायर को जोड़ा है। तो अगर हम चेंज करते हैं तो एरिया का कॉन्सेप्ट लाना है, अगर हम चेंज नहीं करते, उतनी अमाउंट जोड़ते हैं उतनी अमाउंट काटते हैं, एरिया नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा तो डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ ये बहुत गलती होती है, इसलिए हम इस पॉइंट को माइंड में बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ और डायमेंशनल चेंजेस हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कई बार सॉल्व करिएगा, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, इसी पर मिलता जुलता एक और हम न्यूमेरिकल लेते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल आपको शीट्स में मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में क्या है, a piece of wire of resistance 6 ohm is connected to a battery of 12 volt. So find the amount of current, the first part. Now the same wire is redrawn by stretching it double its length. So find the resistance of the wire. Okay, so यहाँ बिल्कुल सिंपल उसने दो केस बना दिए। पहले उसने कह दिया कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस भी कुछ होगा, हम ऐसा मान लेते हैं ये वायर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। आप इस तरीके से सॉल्व ना भी करना चाहें तो नहीं भी करें, ये आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ किया है। दूसरे केस में क्या किया है, दूसरे केस में कुछ नहीं है, हमने इस वायर को जो लिया था, सपोज इसका टोटल लेंथ थी L, अब इसी को हमने क्या कर दिया, खींच के डबल कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल बताया जा रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ नहीं पूरे वायर का ही है, और अब भी हम उसको किससे जोड़े हैं, उसी बैटरी से जोड़े हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे कि बैटरी उसी से जोड़े हैं तो रेजिस्टेंस बदलेगा। रेजिस्टेंस तो हमारे सिलेंडर वो यानी मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक, तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर लें। पहला पार्ट बहुत ईजी है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमारे पास पोटेंशियल 12 वोल्ट, R 6 ओम, I फाइंड करना है, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, I इज इक्वल टू V बाय R। तो हमने 12/6 रखा, यहाँ करंट आ गया 2 एम्पियर का। ठीक, तो हमारा पहला पार्ट हो गया। करंट कितना होगा, तो बहुत ही आसानी से आ गया, 2 एम्पियर का करंट इसमें होगा। अब सेकेंड पार्ट वो इसी पर बेस्ड है, हमने समझ लिया। अब यहाँ करंट का कोई लेना देना नहीं, बैटरी का कोई लेना देना नहीं, रेजिस्टेंस में क्या चेंज है। तो अब फिर से हमारा फंडा, वायर को खींच के डबल किया गया, खींचा गया, उसे स्ट्रेच दिया गया, एरिया पर क्या होगा, इफेक्ट आएगा। एरिया पर इफेक्ट आएगा यानी कि वॉल्यूम दोनों केस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी A1 L1 A2 L2। फिर से एरिया के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, L2/L1 खींच के डबल किया गया, यानी इसे हम 2L1 लिख देते हैं, ये पुराना L1 और नई लेंथ। सो फिर से वही रिलेशन, वही कहानी आपके सामने। एरिया का रेशियो 2:1 जो हमने यहाँ बनाया वही, तो आंसर भी क्या आएगा, 4 ओम। डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाए। समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो ये पूरा सोल्यूशन यही जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है R है वो पिछले का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक, पिछले केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या था, 6 ओम का, तो 4 × 6 24 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा नए वायर का। नए केस में वायर वही है लेकिन नए केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा 24 ओम का। अब आप खुद जानते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस यहाँ बहुत बढ़ चुका है तो करंट की वैल्यू यहाँ क्या होनी है, डिक्रीज तो होगी। कितनी होगी, अगर आपको करंट निकालना हो, I = V/R। फिर से हमने लिया, V हमारा 12, R हमारा 24, 1/2 या 0.5 एम्पियर। तो नया करंट वहाँ ड्रॉन जो होगा वो होगा 0.5 एम्पियर का।
तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए इसके डायमेंशन के चेंज के बेस पर। ये फंडा पे याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बस कभी मत भूलिएगा, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और सर्किटल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, तो आप ये सारी स्टडी करिए। जहाँ डाउट आते हैं आप मुझसे पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे, उतना अच्छा आपको सीखने मिलेगा। और अपने सभी फ्रेंड्स में ये इस क्लास के बारे में बताइए, जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो उन तक भी इसकी नॉलेज पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।